Hi, my name is Pramod Kumar and today we are going to discuss about electrostatic. आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे। अब हम कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है? कूलम्स लॉ हमें क्या बताता है? कूलम्स लॉ हमें यह बताता है कि अगर किसी भी मीडियम में कोई दो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो उनके बीच में एग्जैक्टली कितना फोर्स लगेगा। हाँ, तो कूलम्स लॉ से हमें यह पता चलता है कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच में एग्जैक्टली कितना फोर्स लगेगा। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये है, कूलम्स लॉ सेज दैट Coulomb's law says that the electrostatic force of interaction between two stationary point charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the separation between the charges। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स जो होता है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच में जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर का। तो इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं, इसका पूरा डेफिनेशन हम नहीं लिखते हैं, इसको सिर्फ मैथमेटिकली लिखते हैं कि जो कूलम्स लॉ होता है इसका पहला पॉइंट ये है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। जो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। और इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो ये फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो इसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। अब जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आता है उसको हम लिखते हैं, जो कांस्टेंट आता है के, फोर्स का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है कांस्टेंट को हम के से डिनोट करते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इतना होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। लेट्स ये एक पॉइंट चार्ज है और दूसरा यहाँ पर ये एक दूसरा पॉइंट चार्ज है। ये इसका मैग्नीट्यूड है Q1 और इसका मैग्नीट्यूड है Q2। तो ये जो दो पॉइंट चार्जेस है और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है R। तो इन दो पॉइंट चार्ज के बीच में आपस में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम ये देखें Q1 पर Q1 पर Q2 कितना फोर्स लगा रहा है, F1 ऑन बाई 2 या फिर F ऑन 2 बाई 1। तो ये दोनों फोर्सेस जो आपस में है वो इक्वल होते हैं। इक्वल इन द सेंस कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन जो होता है फोर्सेस का वो आपस में अपोजिट होता है, एक दूसरे के 180 डिग्री अपोजिट होता है। जैसे हम इस डायग्राम में देखते हैं कि अगर ये Q1 और Q2 लेट्स ये दोनों पॉजिटिव चार्जेज हैं
तो जो Q1 पर जो फोर्स लगेगा Q2 की वजह से वो रिपल्सिव फोर्स होगा। अभी हमने पढ़ा है कि लाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो रिपेल करने का मतलब है कि ये इसको अपने से दूसरी तरफ फोर्स लगाएगा, तो इस पर ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, F/1/2 ये होगा। और जो F/2/1 होगा ये भी इसको रिपेल करेगा। लाइक चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं, तो ये जो फोर्स होगा ये इस डायरेक्शन में होगा। ये दोनों आपस में 180 डिग्री अपोजिट होगा। और जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो लाइन ज्वाइनिंग, वो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो पैरेलल टू द, ये जो लाइन है, ये लाइन जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रहा है इसी के पैरेलल होगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज पैरेलल टू द लाइन विथ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ओके, और ये हम जैसे कि ये दोनों लाइक चार्जेस है तो इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, इस पे इधर की तरफ लग रहा है, तो ये दोनों का डायरेक्शन 180 डिग्री अपोजिट है। अगर यहीं पे हम अपोजिट चार्जेस के फोर्स ले लेते हैं, सपोज ये Q1 पॉजिटिव चार्ज है और ये Q2 नेगेटिव चार्ज है, और ये इसका सेपरेशन है, इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं। तो ये जो अपोजिट नेचर के जो चार्जेस होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब है कि इसको ये अपनी तरफ पुल करेगा, Q1 को Q2 अपनी तरफ पुल करेगा। तो यहाँ पे जो होगा F/1/F/2 उसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। वहीं जो Q2 पर Q1 के कारण जो फोर्स लगेगा ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये भी इसको अपनी तरफ पुल करेगा, तो F/2/1। अब इस दोनों केस में हम देखते हैं, चाहे चार्जेस सेम नेचर के हो या डिफरेंट नेचर के हो, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो आपस में 180 डिग्री अपोजिट होता है एक दूसरे को। जब यहाँ पे ये सेम चार्जेस है, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है। उसी तरह दूसरे केस में देखते हैं, जब दोनों अपोजिट नेचर के चार्जेस है तो Q1 पर जो फोर्स लग रहा है वो एक तरह से हम देखें तो इसको कह सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, और Q2 पर जो चार्ज लग रहा है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है। तो ये दोनों आपस में 180 डिग्री अपोजिट है, और जो फोर्स का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो इतना है Q1Q2/r²। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन 180 डिग्री अपोजिट होता है। इसमें अगर हम ये देखें कि जो K जो है कूलम्स कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू होता है K इज इक्वल टू, अगर हम ये फोर्स का ऐसा यूनिट लिखना चाहे तो यह न्यूटन लिख सकते हैं। तो K का जो वैल्यू होता है वो आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, ये होता है। और इसको हम बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और इसका ये वैल्यू होता है। लेकिन हम इसको एक, ये जो फोर्स है इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा है कि जो पॉइंट चार्जेस होते हैं जो वो आपस में फोर्स लगाते हैं, तो कूलम्स लॉ के अनुसार उनको हम ये लिख सकते हैं कि F/1/2 इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल होता है F/2/1, और ये दोनों इक्वल होते हैं K Q1 Q2/r² के। ओके, इसको अगर जिसमें K का वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर होता है। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हम लिख सकते हैं
F11/2 is equal to K Q1 Q2 by R square into R cap 1 relative to 2 न्यूटन। इसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन। तो ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ होता है। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, जो के जो होता है ये 1/4πε0 के बराबर होता है। तो हम इसको अगर हम सिंपल फॉर्म सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखें तो के को हम 1/4πε0 से रिप्लेस कर सकते हैं। Q1 Q2 by R स्क्वायर, ये न्यूटन। तो यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और इसका जो वैल्यू होता है, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो हम लिख सकते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये अभी तक हमने कूलम्स लॉ को डिस्कस कर लिया कि कूलम्स लॉ के अनुसार एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगाता है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये सिर्फ वैक्यूम में, इसको सिर्फ हम वैक्यूम के लिए यूज करते हैं क्योंकि ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है वैक्यूम का, फ्री स्पेस का। अगर हम किसी मीडियम में जाते हैं तो इसको एप्सिलॉन नॉट को हम एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि होता है रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। उस केस में अगर हम फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे तो उस जो नेट फोर्स जो कूलम्स लॉ के तहत जो आया है उसको हम रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम से हम डिवाइड करेंगे। तो अभी हमने कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को डिस्कस किया है, जिसका फॉर्मूला हमने देखा कि फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। अगर हम कूलम्स लॉ को देखें तो फॉर्मूला के अलावा के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर जो फोर्स का फॉर्मूला होता है उसके अलावा कोई सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, तो ये है कि कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। ऐसा नहीं है कि हम कूलम्स लॉ को किसी भी चार्ज पर लगा दें, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स बताता है हमें कूलम्स लॉ। इसलिए फिजिक्स जब भी हम पढ़ते हैं तो फिजिक्स में फॉर्मूला जितना इम्पोर्टेंट होता है उससे कहीं ज़्यादा या उसके बराबर जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये है कि ये जो भी फॉर्मूला होता है वो कहाँ और किस कंडीशन में लगेगा। फिजिक्स में कंडीशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं कि कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन के लिए सही है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फॉर्मूला याद कर लिए और कंडीशंस का हमें कोई ध्यान ही नहीं है, तो फिर फिजिक्स मुश्किल लगने लगेगा। अभी जो हमने कूलम्स लॉ डिस्कस किया है उसके बेसिस पर अब हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट चार्ज है Q1 जो है वो 2 माइक्रो कूलम है और Q2 जो है वो 3 माइक्रो कूलम है। माइक्रो को हम न्यू से डिनोट करते हैं। और इनके बीच का जो सेपरेशन है, जो R है सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज, वो 4 नैनोमीटर है। तो इन दोनों के बीच में आपस में फोर्स कितना लगेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो फोर्स को हम लिख सकते हैं के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ के का जो वैल्यू होगा वो होगा 9 × 10⁹
इंटू Q1 का जो वैल्यू है वो 2 माइक्रोकूलम है, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q2 का जो वैल्यू है वो 3 माइक्रोकूलम है, 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। तो जो R का जो वैल्यू है वो 4 इंटू नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 इसका स्क्वायर। तो इसका जो न्यूटन, इसका जो वैल्यू आ जाएगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा, इसको हम ये लिख सकते हैं 9 इंटू 2 इंटू 3 54 इंटू, अगर हम ये देखें ये -6 है, ये 10⁻⁻6 है, तो ये 10⁻⁻12 हो जाएगा और यहाँ 10⁻9 है, तो 10⁻9 इंटू -12। और हम नीचे देखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये जो 10⁻⁻9 है ये इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 10⁻−18 हो जाएगा, जो कि ऊपर जाके 10⁻18 हो जाएगा। ये इतना फोर्स आ जाएगा। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल, इसमें जो हमारा ये एक ट्रायंगुलर सिस्टम है, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये जो लेंथ है इसका वैल्यू है ये, यहाँ इसका वैल्यू है ये, और तीनों पे जो चार्ज है वो आइडेंटिकल है। एक ट्रायंगल है, उसके 3 वर्टिसेस पर चार्ज आइडेंटिकल चार्जेस रखे हुए हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q। तो हमें ये पता करना है, और ये तीनों चार्ज फिक्स्ड है, मतलब ये मूव नहीं कर सकता है। तीनों चार्ज को 3 वर्टिसेस पर फिक्स कर दिया गया है। ये इसको वर्टिसेस A बोल देते हैं, इसको वर्टिसेस B बोल देते हैं और इसको हम C बोल देते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पता करना है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट कॉर्नर B। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज व्हिच इज केप्ट एट कॉर्नर B। मतलब इस वर्टिसेस पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो हम ये देखते हैं, फिर से इस डायग्राम को हम छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं। ये A है, ये A है, ये Q है, फिर ये भी Q है और ये भी Q है। तो हमने पढ़ा है कि जो फोर्स जो होता है वो पैरेलल होता है उस लाइन के जो लाइन दोनों चार्जेस को जोड़ता है। तो ये जो चार्ज है इस पर फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा, और ये जो चार्ज है जो C पर रखा हुआ है ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इसको हम बोल देते हैं F ऑन B बाई A, और यहाँ F ऑन B बाई C। तो अब हम ये देखते हैं कि जो F ऑन B बाई A है, यहाँ लिख लेते हैं F ऑन B बाई A इज इक्वल टू K, Q दोनों सेम है तो Q1 Q2 को हम Q स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन R स्क्वायर। तो सेपरेशन बिटवीन दो चार्ज है वो A है, तो A स्क्वायर हो जाएगा। और ये B पर A के द्वारा चार्ज, तो ये जो फोर्स है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको हम I कैप बोल सकते हैं। और जो फोर्स ऑन B, ये वेक्टर बाई C, ये जो है यहाँ भी हम देखें तो K, B और C दोनों का चार्ज
क्यू ही है, आइडेंटिकल चार्जेज है तो क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, और सेपरेशन जो है वो ए है तो ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। बी पर सी के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसको हम जे कैप लिख देंगे। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो मैग्नीट्यूड है वो तो दोनों का सेम ही है, तो मैग्नीट्यूड को हम कुछ देर के लिए एफ मान लेते हैं, तो ये एफ आई कैप हो जाएगा और ये एफ जे कैप हो जाएगा। और अगर हम यहाँ वेक्टर अलजेब्रा लगाएं तो कुछ इस तरह से हमारे पास रिजल्टेंट आएगा। अगर हम एफ टोटल निकालना चाहें, सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ ऑन बी, तो हम लिख सकते हैं एफ वन स्क्वायर एफ यहाँ पर एफ वन और एफ टू दोनों इक्वल ही है तो हम एफ स्क्वायर लिख देते हैं, फिर एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। तो दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ये आई कैप में है और ये जे कैप में है, तो थीटा जो होगा, ये जो थीटा है वो 90 डिग्री है और cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो ये पूरा इसका वैल्यू जो होगा 2f स्क्वायर cos थीटा का वैल्यू वो हो जाएगा 0। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2f स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम f को बाहर ले लें तो f रूट 2 हो जाएगा, तो f रूट 2 न्यूटन। तो B पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो यहाँ से पता चलता है f रूट 2 न्यूटन है। और चूंकि यहाँ हमने ये वैल्यू f का जो वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि f ऑन बी जो होगा वो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू रूट 2। और इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन। ओके, रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इतना फोर्स, जो फोर्स लगेगा बी पर, उसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। अगर हम डायरेक्शन अगर निकालना चाहे तो हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में हमें फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए बोला जाए तो हम इसमें फोर्स का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले फोर्स का वैल्यू लिख लेते हैं, एफ ऑन बी नेट फोर्स वो हो जाएगा एफ आई कैप प्लस एफ जे कैप, और एफ जो है वो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई कैप प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जे कैप। ये नेट फोर्स है बी पर, वेक्टर फॉर्म। अगर इसका हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना चाहें तो ये हो जाएगा रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऑब्वियसली इसका यूनिट न्यूटन है। रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर न्यूटन, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और अगर हमें इस फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए बोला जाए तो डायरेक्शन हम सिंपली क्या करते हैं कि जैसे ये है, इसको हम ये डायग्राम बना लेते हैं फिर से। तो ये जो है एफ आई कैप है और ये जो है एफ जे कैप है। तो हमें अगर दोनों का रिजल्टेंट निकालना हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के हेड पर पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं। तो इस वेक्टर को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं इसके हेड पर, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और ये इसका रिजल्टेंट होगा।
और सपोज करें कि ये एंगल जो है रिजल्टेंट और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है वो अल्फा है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि tan अल्फा इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स। यहाँ हम एफ वाई अपॉन एफ एक्स करते थे। एफ वाई जो है वो है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और एफ एक्स भी है वो भी है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का वैल्यू सेम है तो ये कटकर हो जाएगा 1। तो tan अल्फा की वैल्यू 1 है तो अल्फा हो जाएगा 45 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट होगा, या फिर इसको हम π/4 भी लिख सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट होगा इस केस में, जो रिजल्टेंट होगा रिजल्टेंट फोर्स, वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर होगा। ओके, इसका वेक्टर फॉर्म ये है और ये मैग्नीट्यूड है और ये एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स एंड एक्स एक्सिस। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन में हर एक चीज को निकाल लिया है, फाइंड कर लिया है।